हिंदी साहित्य के इतिहास पर कुछ प्रश्नों के, जो आपके सिलेबस में हैं और बिल्कुल इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कक्षा 12 के सिलेबस में हिंदी साहित्य के इतिहास पर कौन से विषय वस्तु पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार होगा। तो जैसा कि आप क्लास 11 के सिलेबस में आपने पूरी तरह से पढ़ा, वहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास के 3 कालों को पढ़ा, 3 युगों को, 3 काल को पढ़ा, जो था आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। इन 3 के बाद अब आप यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ 12 में जो एक काल है वो आधुनिक काल। आधुनिक काल के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आधुनिक काल में हम लोग जितने भी भाग पढ़ेंगे, उन सभी भागों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं से पूछा जाता है, वह है कि विशेषता, प्रवृत्ति। जैसे भारतेंदु युग है तो भारतेंदु युग की प्रवृत्ति, द्विवेदी युग है तो द्विवेदी युग की प्रवृत्ति। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे ही एक प्रश्न पे। तो आज हम लोग भारतेंदु युग की प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा जाता है? भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन करें या भारतेंदु युग से संबंधित काव्यगत विशेषताओं को लिखें। तो जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले वर्ष बहुत पढ़ते हैं हम, लेकिन बावजूद इसके हमें प्रश्न का मतलब नहीं समझ में आता। पहले आप समझें कि प्रश्न का अर्थ क्या है। भारतेंदु युग के दौरान जो कोई भी कवि या लेखक अपनी रचनाएं रचे, यानी अगर हम काव्यगत विशेषता पढ़ रहे हैं तो कविता की ही बात करें, जो कोई भी कवियों ने अपनी रचनाओं से जो कुछ भी लिखा, उस काल के कवियों, प्रत्येक कवियों, जितने भी कवियों ने लिखा, उन सभी कवियों की लेखनी में, उनके राइटिंग स्टाइल में, उनके लिखने की शैली में वो कौन सी विशेषता उभर कर आई जो जिसे हम उस युग की विशेषता कह सकते हैं। यही इस प्रश्न का मतलब है। तो चलिए भारतेंदु युग की चर्चा करें। 1868 से भारतेंदु युग का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। 1903 तक, यानी द्विवेदी युग शुरू होने के समय तक। तो 1868 से जब ये युग चलता है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह लाजवाब था और यही कारण रहा कि उनसे अधिक प्रभावशाली इस युग में कोई नहीं हो पाया। इसलिए उन्हीं के नाम पर और इनकी रचना शैली से सभी कवि और रचनाकार प्रभावित रहे, इसलिए इनके नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। अभी तक मैं आपको परिचय में ही ले गया। अब चलिए आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वो यहां से। भारतेंदु युग जो आधुनिक युग का प्रथम युग माना जाता है, इस युग की शुरुआत 1868 से मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इस काल में जो कोई भी कवि हुए हैं, उन कवियों की रचनाओं में जो विशेषता हम पाते हैं, उन विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देशभक्ति की भावना। इस काल के प्रत्येक कवियों की रचनाओं में हम एक बहुत ही कॉमन सा गुण देखते हैं। उन सभी कवियों ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी।
1868 के समय से यह शुरू है और आप समझ सकते हैं कि वह भारतवर्ष के गुलामी के दिन थे, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था और उस समय यह विषय, यह बिंदु एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभरा हुआ था। इस काल के कवियों ने भी देशभक्ति की भावना से प्रभावित होकर अपनी रचनाओं को लिखा, उसमें देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी। पॉइंट नंबर 2, प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। इस काल के कवियों में यह भी एक विशेष प्रवृत्ति पाई गई कि ये प्राचीन काव्य के जो कुछ भी गुण थे और इस नवीन युग में जो कुछ भी गुण उभर कर आ रहा था, उनको इन लोगों ने जोड़कर उनका समन्वय स्थापित किया। अर्थात पहले भक्ति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित, वीर गाथा से संबंधित जो कुछ भी काव्य लिखे जाते रहे, उनको भी कुछ हद तक इस युग के कवियों ने शामिल किया और नवीनता को भी उसके संग जोड़कर कविताओं को लिखा, जनता तक पहुंचाया। तो प्राचीनता तथा नवीनता का समन्वय। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे? जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग की शुरुआत की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इस काल के जो कोई भी कवि थे, उन्होंने जनता के विचारों को, जनता के बीच व्याप्त समस्याओं को अपनी कविता का विषय बिंदु बनाया, जो पहले नहीं था। हम अगर पहले के कालों में देखें तो कभी श्रृंगार को लेकर, वीर गाथा को लेकर या जो कुछ भी किए, उन लोगों ने समाज के प्रति कुछ नहीं देखा और अपनी राजभक्ति जताई और अपने राजा को प्रसन्न करने की चेष्टा की, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इस काल के कवियों ने उस परंपरा को मोड़ा और साथ ही साथ इस युग में एक विचारधारा जोड़ी और जो कुछ भी लिखा वो जनवाद से जुड़ा रहा, जनता से जुड़ा रहा, जनता की विचारधाराओं से जुड़ा रहा। सारी समस्याओं को अपनी कविता, अपनी कहानियों का विषय बिंदु बनाया। आगे बढ़ते हैं। समाज सुधार की भावना। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। देश गुलाम था उस समय, देश को, समाज को सुधरने की बहुत आवश्यकता थी। बहुत बिंदुओं पर समाज हमारा बिखरा पड़ा हुआ था। बाल विवाह, विधवा विवाह ना होना, बाल विवाह का होना, सती प्रथा का चलना और तमाम तरह की बातें जो मौजूद थी, उन सभी बिंदुओं को सुधारने की आवश्यकता थी, जो इस काल के कवियों ने अपनी कविताओं के, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। आगे बढ़ते हुए प्रकृति चित्रण। इस काल के कवियों ने प्रकृति का चित्रण भी अपने काव्य का विषय बिंदु बनाया, लेकिन ये लोग बाह्य चित्रण में ज्यादा ना जुटे रहे और जैसे बहुत कुछ जो पहले चलता था उस प्रकार से प्रकृति चित्रण इन्होंने नहीं किया, बल्कि कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ भी वह नर प्रकृति चित्रण में इन्होंने अपना समय अधिक व्यतीत किया, अधिक लगाया और प्रकृति चित्रण का ये भाव यहाँ उत्पन्न होता है। अगले बिंदु की तरफ अगर हम लोग चलें तो अगला बिंदु है भाषा। भारतेंदु युग आधुनिक युग का प्रथम युग है और इस युग में कविता की भाषा ब्रज भाषा रही और अन्य जो विधाएं हमारी चलती रही, अन्य जो कुछ भी लिखा गया उसको खड़ी बोली का रूप दिया गया। खड़ी बोली यहीं से शुरू होती है, जो कि द्विवेदी युग में, माने इसके बाद वाले युग में जाकर अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचती है और द्विवेदी जी के माध्यम से बहुत कुछ आगे बढ़ती है। लेकिन उसकी शुरुआत इस युग में हुई और ये इस युग का एक आंदोलनकारी परिणाम था। आगे बढ़ते हैं। छंद। इस काल के कवियों ने छंदों का बहुत प्रयोग किया। जिन छंदों का प्रयोग किया उसमें सवैया, रोला, छप्पय इत्यादि थे। कुछ लोक गीत और लोक छंद भी हमारे सामने आए, जैसे लावनी, कजली, चैता, बिरहा इत्यादि, ये सब भी हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बिंदु है, आप इसमें लिख सकते हैं छंदों का प्रयोग। और फिर
लास्ट में हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, वो है कलात्मकता का अभाव। इस काल के कवियों में कलात्मकता का सदैव अभाव रहा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह इस काल के कवियों की प्रमुख जो विषय बिंदु रहा वह जनता की विचारधारा से जुड़ता गया। किसी राजा के पास अपनी कविता पहुंचाकर उससे इनाम स्वरूप बहुत कुछ पाना, या किसी राजा को प्रसन्न करके इनाम पाना, पुरस्कार पाना, या किसी को प्रसन्न करने हेतु इस काल के कवियों ने कविताएं नहीं लिखी। इन्होंने जनता का सुधार, देश का सुधार, समाज का सुधार, इन सब बातों से जुड़ने के लिए इन सब बातों को महसूस किया और उन्होंने समाज में जो कुछ भी हो रहा था लिखा। बल्कि हम कह सकते हैं कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। जब ऐसे साहित्य लिखे जाते तभी हम ये कहावत पूरी पाते हैं। जो कुछ भी हमने रीतिकाल में पढ़ा वहाँ समाज में जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत कम कवि आए जिनको हम गिन कर जो माने उंगलियों पर जोड़ सकते हैं, जो कि इस युग में नहीं रहा। इस युग के कवियों ने कलात्मकता को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा, इसलिए कलात्मकता का अभाव इस काल के कवियों की रचनाओं में दिखता है। तो इस प्रकार हम भारतेंदु युग के रचनाओं के मुख्य विशेषताओं को हम देखते हैं, और इस प्रकार अगर आप अपने प्रश्न का उत्तर परीक्षा में प्रस्तुत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इसके अलावा भी यहाँ पर कोटेशन वगैरह भी आप अपने प्रत्येक बिंदु में अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा और उत्तर एक अच्छा उभर कर आएगा। धन्यवाद।